हेलो दोस्तों, बगैर किसी टाइम ज़ाय किए आए हम चलते हैं 27 अमेंडमेंट में। इसको पढ़ने के बाद समझने के बाद मैं तो एक ही जुमला कहूँगा, वो ये है कि वेलकम टू पाकिस्तान। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को स्लाइड्स में बनाया है और आपकी आसानी के लिए यूट्यूब पे पहली ऐसी वाद वीडियो है जो कि इतनी आसानी से और एक्सप्लेनेशन से 27 अमेंडमेंट को बता रही है। आइए समझते हैं कि आर्टिकल 243 की सब क्लास 5 में क्या कहा गया है। दोस्तों, इसमें एक नया ओहदा इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसको हम कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। यानी कि ये इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया, इससे पहले का जो ओहदा हमारे पास था 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। उसकी जगह कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, यानी कि कौन आर्मी का मुकम्मल हेड करेगा तीनों फोर्सेस को, बहरी को, आर्मी को और एयर को, वो करेगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो ये इसकी सब क्लास 5 है आर्टिकल 243 की। अच्छा, सब क्लास 4 जो है ये इंतहाई ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बात की गई है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये जितने भी सर्विसेज के चीफ्स हैं। बात ए में बात ये बयान की गई है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होगा उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और एयर स्टाफ को भी। और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा कि इनकी कितनी सैलरीज और अलाउंसेस होंगी। अब इसका मीनिंग क्या है? आखिरी लाइन देखिए। इसका मीनिंग ये है कि आर्मी चीफ को ही इस सब क्लास के मुताबिक ओवरऑल हेड ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस कहा गया है। तो ये बात की गई है सब क्लास 4 में, इंतहाई सादा था। अच्छा दोस्तों, सब क्लास 6 टेक्निकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्लास 6 ये कहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की रिकमेंडेशन पे एक नया ओहदा अपॉइंट करेगा जिसको कहते हैं कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। अब इस बंदे का काम क्या होता है? ये वो बंदा है जो कि कंट्रोल करेगा जंग की सिचुएशन में या आम हालात में न्यूक्लियर्स एंड मिसाइल एसिड्स। सही है। तो यानी कि ये फैसला करेगा कि एटम बम कब चलाना है या उसकी हिफाजत के लिए क्या क्या करना है। तो ये अपॉइंट करेगा डिफेंस फोर्सेस का चीफ। अच्छा बच्चों, सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो क्लास 7 है। अब क्लास 7 बहुत ही खूबसूरत बातें करती हैं और कहती है कि कोई भी फौजी अफसर जिसके पास ये रैंक होगा कि वो फील्ड मार्शल है या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स है, वो उसको 2 इख्तियार दिए जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। पहला कि वो अपने रैंक पे सारी ज़िंदगी रहेगा। दूसरा, वो अपने यूनिफॉर्म में सारी ज़िंदगी रहेगा, कि उसको जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो सारी ज़िंदगी मिलते रहेंगे और वो कभी रिटायर भी नहीं होगा। कैसा इंटरेस्टिंग सिस्टम है ये दोस्तों। देखें पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, इससे ये मुराद है कि हमारे जो फील्ड मार्शल है, यानी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, वो पाकिस्तान के लाइफ टाइम ऑफिसर होंगे और लाइफ टाइम में उनको सारे प्रिविलेजेस हासिल होंगे। जी, आर्टिकल 243 की क्लास 8 ये बात करती है कि जितने भी टॉप रैंक्स के लोग हैं ये डिक्लेयर होंगे एज अ नेशनल हीरोज़, और दे कैन नॉट बी रिमूव फ्राम ऑफिस एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 47, जो सिर्फ बात करता है कि सदर कब रिमूव होगा, जब वो यानी कि उस पर चार्ज होंगे मिसकंडक्ट वगैरह के। ये इससे ये मीनिंग है कि ये जितने भी है ना ये सारे प्रोटेक्टेड हैं। मतलब आर्मी चीफ या ये वो सारे और होते दौरान वो रिमूव नहीं किए जा सकते, सिर्फ अपना प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ऑप्शन दिया गया है, वो भी उस सूरत हाल में आर्टिकल 47 में जब वो चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट होगा। अच्छा दोस्तों, क्लास 9 ये कहती है कि आपका जो प्रेसिडेंट है और जितने भी गवर्नर्स हैं उन पे एक ना लैटिन टर्म है जिसको हम कहते हैं म्यूटेटिस मुटेंडिस। इससे ये मुराद है कि जितने भी चार्ज उन पे होंगे, जो भी होंगे अपना क्रिमिनल के, जो भी सिविल के, जो भी, उन पे केस फाइल नहीं किया जा सकता, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि जितने भी टॉप ऑफिसर हैं वो लीगल इम्यूनिटी होंगे, उनको ये लीगल राइट होगा कि उन पे केस नहीं किया जा सकता, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, सब क्लास 10 ये कहती है कि जितने भी ऑफिसर होंगे ना एक्टिव कमांड के, तो अब फेडरल गवर्नमेंट देखेगी कि यार ये अगर ये एयर स्टाफ का चीफ रहा है या ये नेवी का चीफ रहा है,
तो अब जो रिटायर करना है तो उनके पास ये इख्तियार है कि वो उसके रिटायरमेंट के बाद भी उनको कोई एडवाइजरी या सिरेमोनियल या लाइफ टाइम कोई वो जॉब दे सकती है। तो इसमें ये सादा सी बात की गई है। अच्छा, सब क्लास 11 अगेन यही बताता है कि जो अपना प्रेसिडेंट होगा वो पीएम के एडवाइस पे ये डिसाइड करेगा कि इनको सैलरीज कितनी देनी है और अपना प्रिविलेज कितने देने हैं, और ये भी सारे लीगली डिफाइन होंगे और प्रोटेक्शन होंगे, वो स्केड्यूल में सारी बातें बयान की जाएंगी। अच्छा, अब आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट, यानी कि आर्मी चीफ के डिफेंस फोर्सेस के चीफ बनने के अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि आपके मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एपेक्स कोर्ट इंट्रोड्यूस हुई है, जिसको हम क्या कहेंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अब ये यही एपेक्स कोर्ट होगी, और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी 184 के तहत, सही है, जिसमें आपका सो मोटो था, या आपकी जो 199 थी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के मुताबिक जो रिट कि जितने भी इख्तियारात थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इख्तियारात थे, वो सारे किसके पास जाएंगे, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास जाएंगे। तो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये काम बाकी रह जाएगा कि वो सिर्फ अपील सुनेगी हाई कोर्ट के फैसलों पर। अब अच्छा जी, अब एफसीसी की आपने रिप्रेजेंटेशन किस तरह करनी है जी, ये इसमें ये कहा गया है अमेंडमेंट में कि एक एक बंदा, एक एक जज हर प्रोविंस से लिया जाएगा, जो एक जज होगा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिया जाएगा। अच्छा जी, अब जुडिशल ट्रांसफ़र की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाई कोर्ट के जितने भी ट्रांसफ़र होंगे वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। अगर कोई जज अपने कंसेंट नहीं ना देता, अगर वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, तो वो रिटायर भी किया जा सकता है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, अपनी प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी की मैंने बात तो कर दी। अब इसमें यह है कि जो आपका एनएफसी अवार्ड है ना, उसमें भी जितने भी ऑलरेडी सब क्लासेस थी आर्टिकल में, वो भी रिमूव की गई हैं, वो भी रिमूव की गई। इससे मुराद है कि प्रोविंसेस का हक बहुत ज़्यादा खाया गया है, इसमें फेडरल को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए गए हैं। अच्छा जी, अब जितनी बातें वो ज़रा टर्शियरी लेवल की इम्पोर्टेंस हैं, तो आज ही ये बिल पास हुआ है, जिसमें एमकेएम ने डिमांड तो की थी लोकल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो ज़्यादातर फाइनलाइज नहीं हो सकी। तो जो दूसरी बात अप्रूव कर ली गई है वो ये है कि सीनियरिटी ऑफ जजेस। इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ सीनियरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द चीफ जस्टिस विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी कि इस अमेंडमेंट के ज़रिए उनकी सीनियरिटी नहीं खत्म की जाएगी। और आपने एफसीसी के जज इस तरह अपॉइंट करने हैं कि जिस दिन ये होगा ना, डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ऑफिस, उस दिन आप किसी भी वकील को या हाई कोर्ट के जजेस को आप अपॉइंट कर सकते हैं एफसीसी का जज। अच्छा, अब जो इसके नुकसानात क्या हुए, आप नुकसानात जो है ना, जो आप एस्पायरेंट हैं या कोई पेपर के लिए आपने इसके कंटेंट को तैयार करना है, तो आप अपनी सर्च से या अपनी इनोवेटिव एबिलिटी से भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ रैंडम थाट्स लिखे हैं, तो आप मज़ीद भी इनको ज़हन में रख के इनकी कोई सब ब्रांचेस निकाल सकते हैं या और ज़्यादा इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले जिसका नुकसान ये होगा कि आपकी प्रोविंशियल अटानमी को थ्रेट हुआ ना, जो कि 18 अमेंडमेंट से आई थी, आपके एनएफसी अवार्ड वगैरह दिए गए थे। दूसरा ये हुआ कि आपके जो ट्रांसफ़र हो गया ना हाई कोर्ट जजेस की, उस पर यानी कि एग्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा कि वो अगर वो नहीं उसको अगर कोई भी जज ट्रांसफ़र कबूल करता, तो वो उसको वो रिटायरमेंट लेनी होगी। तीसरा ये कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर बहुत होगी ना, कि आपने डिफेंस फोर्सेस के चीफ की सारी पावर दे दी। अच्छा जी, इसमें एक और पॉइंट है लैक ऑफ कंसेंसस, कि आपकी जो पार्लियामेंट की जमातें हैं उसके इसमें कंसेंसस नहीं था, आपकी पीटीआई का और दूसरी जमातों का। दूसरा यह है कि पोटेंशियल फॉर पोलिटिसाइजेशन, इससे मुराद है कि आपने बैलेंस ऑफ पावर यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर को भी ख़त्म कर दिया। वो जो असूल था, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी कि भाई जिसमें आपने तीनों को अलग-अलग इख्तियार देने होते, इस तरह आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करके सारी एग्जेक्टिव की पावर को, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बहुत ज़्यादा कर दिया आपने। अच्छा दोस्तों, जब भी आप बतौर वकील या एक रीडर आप बात समझ रहे हो, तो आपको उस चीज़ के फ़ायदे भी देखने पड़ते हैं। ये ऊपर ना कौन सी गलती से लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्रोस है, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो आपको वो भी देखने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक राइटर हैं या एक स्टूडेंट हैं, तो ये भी आपको टॉपिक आ सकता है। अब इसका फ़ायदा पहला क्या हुआ, पहला ये है कि यार देखो, मिलियंस ऑफ केसेस हमारे पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की वजह से बाकी केसेस नहीं सुने जाते। तो पहले होगा कि जुडिशरी में बड़ी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। दूसरा होगा कि एक यूनिफॉर्म जुडिशल सिस्टम होगा, हर सूबे से एफसीसी में एक रिप्रेजेंटेशन होगी, एक जज होगा, तो आपका मैकेनिज्म बहुत अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी होगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि यार आपका नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मसला है।
आपका जियोपॉलिटिकल एरिना जो है ना बड़ा डेंजरस है। एक तरफ आपके पास अफगानिस्तान है, इंडिया के साथ हाल ही इतने मामला ख़राब हुए हैं, तो आपको अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी थी, जिस वजह से आपकी ज़रूरत पेश आई कि आपने डिफेंस ऑफ फोर्सेस का अहदा इंट्रोड्यूस करवाया। चौथा ये कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, देखें जी फेडरेशन हमारे मुल्क में है, तो क्यों ना फेडरेशन को और इम्प्रूव किया जाए ताकि फेडरेशन अपनी जो है ना अपने रूल्स को अप्लाई कर सके, क्योंकि सूबे तो बड़ी ज़्यादा मनमानी करते हैं, जिस वजह से सूबे के हालात बड़े ख़राब हैं। मिसाल के तौर पर आप सिंध की सिचुएशन देख सकते हो, आप साउथ पंजाब की सिचुएशन देख सकते हो, यानी कि आपको गवर्नेंस की रिफॉर्म्स होंगी। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि यार पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ आपकी पार्टीज़ के दरमियान बड़ा एक कंसेंसस था। और ये दोस्तों मेरा फ़ायदा नुकसान बताने का ये मकसद था कि यार इस अमेंडमेंट के दोनों पहलू देखे जा सकते हैं और दोनों पे बहसें की जा सकती हैं। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। हमने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, स्लाइड्स बनाना और सारी चीज़ें। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया।